ये कहानी बुक बाउंड नोवेल स्टोरी की है और इसे लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज़ दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। जो अलर्ट इसमें थोड़ी एडल्टर का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों इससे दूर रहे। आप लोग अभी डोरामो नया मोटू पतलू देख कर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़े, लेकिन बाद में प्लीज़ हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर यह मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 141 उस्ताद देखना चाहता है। दिल्ली के जनपद मार्केट में आज खूब भीड़ थी। एक 30 साल के करीब का आदमी, जिसके माथे पर एक गहरी कट की निशान थी, जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने ठेले पर रखी एक लाल माणिक की माला हाथ में लिए सबको दिखा रहा था। देखिए भैया लोग, ये असली दक्षिण भारतीय माणिक की माला है। मेरे ठेले की शान थी ये। लेकिन ये लोग इसे पहनने लगे और गेरा दी दो मन के टूट गए। अब बताए इसका हर्जाना कौन देगा? आसपास के बाकी ठेले वाले, जो रोज के साथी थे, तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ हाँ, नुकसान का पैसा देना ही पड़ेगा। आजकल धंधा बड़ा मुश्किल है, कोई चीज़ तोड़ो तो चुकाना पड़ता है। इतनी बढ़िया माणिक की माला है, कम से कम 10,000 की तो होगी। वो आदमी, जिसे सब कटवाले कहते थे, और भी अकड़ गया। उसने माला ऊंचा उठा रखी थी जैसे कोई ट्रॉफी दिखा रहा हो। पास में दो महिलाएं खड़ी थीं। एक औरत करीब 35 साल की होगी, चेहरे पर सादगी थी लेकिन आंखों में आग। वो गुस्से में बोली, भाई साहब ज्यादा ड्रामा मत कीजिए। आपके ठेले पर कौन सी लाखों की चीज़ रखी होती है? हम लोग घूमने निकले हैं, ठगी खाने नहीं। उसकी बात में इतना जोर था कि आसपास के लोग मुस्कुराने लगे। वो औरत अकेली ही पूरे बाजार से भिड़ने को तैयार लग रही थी। उसके साथ एक दूसरी औरत थी, लंबी, गोरी, बाल झरने जैसे, और चेहरे पर बड़े काले चश्मे। चश्मे के नीचे से उसकी तीखी नाक और गुलाबी होंठ साफ दिख रहे थे। लोग बस अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत होगी। वो औरत अपनी दोस्त का हाथ खींचते हुए बोली, छोड़ो न दीदी, जाने दो। लेकिन दीदी तो मानने को तैयार ही नहीं थीं। उसी वक्त कुछ दूरी पर खड़ा आरव शर्मा, जिसे सब मजाक में पंडित जी या उस्ताद कहते थे, पूरा मामला देख रहा था। उसकी साथी हंसा सिंह ने कोहनी मारी, अरे सुनो ना, ये जो माला है असली लग रही है क्या? मगर आरव तो बस उस चश्मे वाली औरत को देखता रह गया। हंसा ने 2 बार पूछा, कोई जवाब नहीं। फिर जब उसने देखा कि आरव किसी और में खो गया है, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वाह, अब तो वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है क्या? वो बड़बड़ाए और आरव की ओर देखा, पर आरव तो किसी और ही दुनिया में था। हंसा मुस्कुराई, फिर कुछ शरारती अंदाज में चिल्लाए, सब लोग सुनो, उस्ताद जी आ गए हैं। अब फैसला वही करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। सबकी नज़रें आरव पर टिक गईं। अरे ये लड़का उस्ताद है। इतना जवान होकर, जैद और रत्नों का माहिर। दिल्ली में तो सिर्फ प्रोफेसर रमन को ही उस्ताद कहा जाता है। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर अंदर से वो थोड़ा झेंप गया। उसे नहीं लगा था कि वो इस तमाशे में फंस जाएगा। कटवाला बोला, चलो उस्ताद जी, अब आप ही देख लो, असली माणिक है या नकली। भीड़ हंसने लगी, अरे इसे क्या पता माणिक मोती का उद्धरण चिन्ह, हा हा हा, देखो तो इसके कपड़े भी फटे हैं। तभी वो चश्मे वाली औरत आगे बढ़ी। उसने आरव की कमीज की फटी आस्तीन देखकर शर्मिंदा होकर कहा, सॉरी, मेरा इरादा तो बस आपको रोकने का था। और फिर हिचकते हुए बोली, अगर आपको समझ है तो क्या एक नज़र देख लेंगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ में इतनी विनम्रता थी कि आरव मना नहीं कर पाया। वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और बोला, चलिए दिखाए माला, उस्ताद ज़रा पास से देखना चाहता है। अध्याय 142 ये भी नानहोन कहलाता है। जनपद मार्केट में खड़ा कटवाला, वही ठेले वाला जिसके माथे पर निशान था, अब आरव शर्मा को ठंडी, घृणा भरी नज़रों से देख रहा था। कहाँ से आ गया ये नया छोकरा? उसने तिरस्कार से कहा, चेहरा भी नया है, उम्र भी मुझसे कम, और बोलता है कि उसे रत्नों की पहचान है। क्या बस इसलिए आया है क्योंकि लड़की खूबसूरत है और हीरो बनने का शौक है? उद्धरण चिन्ह। भीड़ में हंसी गूंज उठी। कटवाले ने आरव के साधारण कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा, जिनकी आस्तीन थोड़ी फटी हुई थी। वो मुस्कुराया, देखो जरा उस्ताद के कपड़े, और बोलते हैं ये लाखों के रत्न पहचानते हैं। पास खड़े बाकी ठेले वाले भी ठहाके लगाने लगे।
चलो चलो, माला दिखाओ उस्ताद जी को, देखे जरा कौन सा पत्थर है। हाँ, सुनते हैं जनपद का नया हीरा पहचानने वाला मिल गया है। अगर कुछ नहीं आता तो हम सिखा देंगे। आरव बस शांत खड़ा था। भीड़ में चर्चा बढ़ती जा रही थी। कोई कहता, इतना जवान उस्ताद। अरे टीवी वाले तो बूढ़े बूढ़े होते हैं, सफ़ेद बालों वाले। कोई बोला, लगता है नौटंकी करेगा। हंसा सिंह ने मन ही मन माथा पीटा। हे भगवान, मैंने तो बस मजाक किया था, अब ये सच में कूद गया। उसे डर था कि अगर आरव कुछ गलत बोल गया तो लोग उसकी बेइज्जती कर देंगे। उधर वो चश्मे वाली औरत जिसका नाम था कियारा मेहरा अपने सीनियर दीदी से बोली, दीदी रहने दो न, 10,000 दे दो, मामला खत्म करो। भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन कियारा का दिल नहीं माना। उसने कहा, नहीं दीदी, पहले इन्हें देखने दो। अगर ये कहें कि असली है तब देंगे पैसे। कम से कम इस आदमी का सम्मान तो बच जाएगा। आरव मन ही मन मुस्कुराया। दिल तो साफ है इस लड़की का। कटवाले ने हंसते हुए माला आरव के हाथ में रख दी। लो उस्ताद जी, देखो ये असली दक्षिणी माणिक है, नानहोंग वाली क्वालिटी। आरव ने मनकों वाली माला हाथ में ली। वो भारी तो थी, पर उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। असल में उसे रत्नों का इतना ज्ञान नहीं था। तभी उसने मन ही मन कहा, लॉर्ड्स, जरा इसके बारे में जानकारी दो। लॉर्ड्स उसका डिजिटल असिस्टेंट था, कुछ वैसा ही जैसा एआई सॉफ्टवेयर जो उसके मोबाइल में इंस्टॉल था। ठीक है, लॉर्ड्स की आवाज़ गूंजी। कुछ ही पल में आरव के दिमाग में जैसे डेटा की लहर दौड़ गई। नानहोंग यानी दक्षिण भारत का लाल अगेट। रंग चटक, बनावट मुलायम। सबसे ऊंची क्वालिटी होती है टमाटरी लाल और कपड़े जैसी लाल। टमाटरी लाल पत्थर में रोशनी नहीं जाती, रंग बराबर रहता है। आरव की आंखें अब आत्मविश्वास से भर गईं। भीड़ में कुछ लोग हंसते रहे। देखो देखो, उस्ताद बिना लाइट, बिना चश्मा, सब हवा में पहचान रहे हैं। भाई वाह, ये तो एक्स-रे वाला आदमी है। आरव के चेहरे पर अब गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, लॉर्ड्स, इसका असलीपन चेक करो। बस कुछ सेकंड में उसके दिमाग में जैसे तूफान सा उठ गया। डाटा की बाढ़, जानकारी के तरंग, वो लगभग चकरा गया। पसीने की एक बूंद उसके माथे पर लुढ़की। हे भगवान, कितना भारी डेटा है। मुझे लगता है ये सिस्टम गर्म हो गया और मैं इसका हीट सिंक बन गया। आरव मन में हंस पड़ा। 10-15 सेकंड के बाद उसने आंखें खोलीं। भीड़ अब भी देख रही थी। कटवाला बोला, कहो उस्ताद, थक गए क्या? दिखा तो दो, कितना है इसका दाम? 10,000 तो कम ही है ना। उद्धरण चिन्ह। भीड़ ठहाके मारने लगी। कियारा की दीदी ने फोन निकाला, बोली, चलो पेमेंट कर देते हैं। आरव ने धीरे से सिर उठाया और शांत आवाज में कहा, रुको। सब चुप हो गए। उसकी आंखों में अब वही तेज था जो किसी जानकार के भीतर होता है। किसने कहा कि ये असली नानहोंग है? वो मुस्कुराया, ये तो कांच की माला है भाई। कटवाला चौंक गया, क्या बकवास कर रहा है तू? असली माणिक है ये। आरव ने ठंडी नज़र से कहा, अगर ये असली होता तो रोशनी में इसका रंग ऐसे नहीं टूटता। हर मन का अलग शेड का है, ये तो साधारण ग्लास बीड्स हैं जिन पर नकली रंग चढ़ाया गया है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, सच में, देखो ना, रंग थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। अरे, मैंने भी ऐसे मन के चांदनी चौक में देखे हैं, 100 रुपये दर्जन के। उद्धरण चिन्ह। कटवाले का चेहरा उतर गया। कियारा मुस्कुरा दी और बोली, लगता है उस्ताद सच में उस्ताद हैं। आरव ने बस इतना कहा, अब बताओ, इतनी नकली चीज के लिए 10,000 लोगे? कटवाले ने मुंह फेर लिया और भीड़ में हंसी गूंज उठी। हंसा सिंह पास आए और धीरे से बोली, वाह उस्ताद, इस बार तो सच में हीरो बन गए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो यकीन आया कि कभी कभी मजाक भी काम का होता है। मणि अध्याय 143। जाओ, ओल्ड सूर्य से जाकर पूछो। उद्धरण चिन्ह। कांच की मणियां। राजवीर की इस बात ने पूरे बाजार को सन्न कर दिया। फिर अचानक चारों तरफ हलचल मच गई। क्या, ये तो कहा गया था कि ये दक्षिणी लाल अगेट का कंगन है। कांच की मणियां कैसे हो सकता है? अरे भाई, कांच कौन नहीं पहचानता? ये तो बिल्कुल असली पत्थर जैसा लग रहा है। लोग आपस में बातें करने लगे। क्या बकवास कर रहे हो लड़के? कभी दक्षिणी लाल अगेट देखा भी है? हाँ, लगता है झगड़ा करवाने आया है। राकेश, तू इसे यूं ही छोड़ देगा क्या? अगर मैं होता तो इसे अभी निकाल बाहर करता। बाकी ठेले वाले भी तमाशा देखने लगे।
समीरा, जो राजवीर के साथ थी, झुंझला गई। राज, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो बीच में मत बोलो। वो और उसकी सहेली दोनों झिझक में पड़ गईं। आखिर 10,000 रुपये का कंगन अगर कांच का निकला तो कितनी बेइज्जती होगी। राकेश, जो ठेला चलाता था, का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? ये असली दक्षिणी लाल अगेट है। अब बता, तू इसे झूठ क्यों कह रहा है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने शांति से मुस्कराते हुए कंगन उसके हाथ से लिया और सबको दिखाया। जो लोग पत्थरों को जानते हैं वो बताते हैं कि असली परसिमन रेड अगेट लाल, चिकना, नमीदार और बराबर रंग का होता है। धूप में देखने पर उसमें हल्की पीली आभा झलकती है। लोग ध्यान से सुनने लगे। ऐसे मौके पर ज्ञान सुनना सबको अच्छा लगता है। राजवीर ने फिर कहा, अब इसे देखिए, इसका रंग थोड़ा पारदर्शी है, सतह पर हल्के हल्के धब्बे हैं। ये अगेट नहीं, बल्कि कांच पर तेज अम्ल से रंग चढ़ाकर बनाया गया नकली पत्थर है। भीड़ से कई लोग बोले, हाँ, सही कह रहा है, ये नकली है, लेकिन काम बढ़िया किया गया है। ऐसे कांच वाले अगेट की कीमत 5 रुपये प्रति ग्राम से शुरू होती है। सबने सिर हिलाया। कंगन लगभग 100 ग्राम का था, यानी करीब 500 रुपये का। राजवीर ने मुस्कराकर कहा, इसलिए मैं कहता हूँ, ये बस एक कांच की मणियों वाला कंगन है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। जो जानते थे उन्होंने हामी भरी, जो नहीं जानते थे वो भी राजवीर की आत्मविश्वास भरी बातों से मान गए। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था कि ये नकली है, मगर उसे उम्मीद थी कि कोई अनजान ग्राहक फंस जाएगा। गुस्से में बोला, मेरे पास विशेषज्ञ का सर्टिफिकेट है। तू कौन होता है कुछ कहने वाला? राजवीर ने मुस्कराते हुए अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये पहचानते हो? राकेश ने कार्ड छीन लिया और पढ़ते ही चौंक गया। अरे, सूर्य सर का दोस्त। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। सूर्य सर का दोस्त है तो गलती नहीं करेगा। राजवीर शांत रहा। असल में वो कार्ड बस दिखावे के लिए था। नाम था सूर्य रंजन, जो शहर के मशहूर रत्न विशेषज्ञ थे। समीरा हल्के से मुस्कराई, तुम तो काफी चालाक निकले। राकेश अब हार मान गया। ठीक है, अगर सूर्य सर का दोस्त है तो 3,000 दे दो और निकल जाओ। राजवीर ने मुस्कराकर उसकी बात काटी। हम कंगन नहीं लेंगे, लेकिन टूटे हुए 2 मनकों के पैसे ये रहे। उसने 400-500 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। राकेश ने गुस्से से कहा, ये ठीक नहीं। राजवीर ठंडे स्वर में बोला, अगर कुछ कहना है तो ओल्ड सूर्य से जाकर पूछ लो, वो जवाहर मार्केट के अंदर हैं, हम वहीं जा रहे हैं। समीरा और उसकी सहेली ने राहत की सांस ली। चारों बाजार की भीड़ से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गए। पीछे राकेश गुस्से से उन्हें जाता देखता रहा। उसकी आंखों में बदले की चिंगारी चमक रही थी, और फिर अचानक वो भी उठकर तेजी से उसी दिशा में चल पड़ा। मणि अध्याय 144। चलो पत्थरों पर किस्मत आजमाते हैं। राजवीर जब भीड़ के बीच लाल मणियों का सच बता रहा था। भीड़ से थोड़ी दूरी पर 2 बुजुर्ग सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। एक बुजुर्ग, मोटे तगड़े और रौबदार चेहरे वाले, अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शान झलक रही थी। दूसरे, दुबले पतले, व्यापारी अंदाज वाले, हर बात पर सिर हिला हिलाकर मुस्कुरा रहे थे। ये लड़का दिलचस्प है, पहले बुजुर्ग बोले। लगता है सूरज का दोस्त है, तभी तो इतना समझदार है। सूरज भी तो अपने दोस्तों को हमेशा रत्नों के बारे में सिखाता रहता है। काश मेरा पोता भी थोड़ा समझदार होता, बस दिखावा करना जानता है। बगल वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे शर्मा जी, आपकी तो पूरी मार्केट में पहचान है। आप बोल दें तो लोग दाम तय मान लेते हैं। सूरज ने तो सब कुछ आपसे ही सीखा है, तभी तो उसका नाम हर जगह चलता है। शर्मा जी मुस्कुराए, अरे मिश्रा जी, आजकल तुम बड़ी चापलूसी करने लगे हो। ठीक है, जब पत्थरों की बोली शुरू होगी तो सूरज को कह दूं कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दे। धन्यवाद शर्मा जी, आप तो कृपा कर दी, मिश्रा जी खुश होकर बोले। फिर दोनों जयपुर जेम्स सिटी की ओर बढ़ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर राजवीर, हंसिका और वो 2 महिलाएं साथ साथ बाजार में आगे बढ़ रही थीं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, चश्मे वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोली। वैसे आपको क्या कहकर बुलाएं? राजवीर, उसने जवाब दिया। हंसिका, दूसरी ने कहा। राजवीर ने भी मुस्कुराकर पूछा, और आप दोनों? सूरज की धूप जैसी हंसी लिए लड़की ने जवाब दिया। मैं मीनाक्षी, और ये मेरी दोस्त रिया।
नाम सुनकर राजवीर और हंसिका हल्के से मुस्कुराए। आजकल नाम भी कितने अनोखे होते हैं। हंसिका ने पूछा, रिया जी, आप लोग भी रत्न या पुरानी चीजें खरीदने आए हैं? रिया ने पलटकर कहा, क्यों, ऐसा नहीं लग रहा क्या? उद्धरण चिन्ह। हंसिका की नज़र रिया के गले में पड़े महंगे कार्टियर पेंडेंट पर गई। कम से कम 5 लाख का तो होगा। ऊपर से कपड़े, जूते, हैंडबैग सब हाई एंड ब्रांड के। हंसिका ने मन में सोचा, इतने महंगे कपड़े पहनकर ये लोकल मार्केट में क्यों घूम रही है? उद्धरण चिन्ह। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही घूमने का मन था। मज़ा आता है लोगों को देखकर। मुझे तो तुम्हारे घूमने से ही थकान हो रही है, मीनाक्षी ने मजाक में कहा। अरे प्लीज़ इतना भी मत बोलो, रिया ने उसकी बाँह पकड़ते हुए हंसकर कहा। आज बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ, थोड़ा तो एंजॉय करने दो। राजवीर ने हल्के अंदाज में पूछा, इतनी बड़ी धूप में ये काले चश्मे क्यों? हंसिका ने धीरे से उसे कोहनी मारी। अरे, लड़कियों से ऐसे सवाल नहीं पूछते। उद्धरण चिन्ह। रिया ने हंसते हुए कहा, जानबूझकर पहने हैं। आजकल तो लोग सिर्फ चेहरा देखकर जज करते हैं। वैसे सच बताऊं, चश्मा उतारूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसने सच में चश्मा उतार दिया। चेहरा सुंदर था, नाक नक्श साफ, पर चेहरे पर हल्के दाग और ज्यादा मेकअप की वजह से उसकी असली खूबसूरती छिप गई थी। राजवीर को एक पल को लगा बेहतर था चश्मा पहना रहे। हंसिका उसे देखती रही, कहीं न कहीं ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। शायद मेरा भ्रम है, उसने मन में सोचा और बात टाल दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाजार के भीतर वो सब साथ साथ घूमते रहे। रिया बार बार सवाल पूछती, ये क्या है, वो क्या है, इतने पत्थर क्यों रखे हैं? राजवीर हर चीज का जवाब देता, ये मीट स्टोन है, दिखने में जैसे मांस का टुकड़ा। वो लकड़ी नहीं, अगरवुड है, महंगी खुशबू वाली लकड़ी। ये प्याली नील सफ़ेद युग की नकल है, असली तो दिल्ली म्यूजियम में है। हंसिका और मीनाक्षी दोनों हैरान रह गईं। ये लड़का तो सच में बहुत जानकार है। फिर अचानक हंसिका ने मुस्कराते हुए कहा, राज, क्यों न हम स्टोन गैम्बलिंग चलें? रिया ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या होता है? राजवीर ने समझाया, मतलब पत्थर खरीदना, जो बाहर से तो साधारण लगते हैं, पर अंदर अगर कीमती जेड निकल जाए तो किस्मत चमक जाती है, नहीं तो पैसे डूब जाते हैं। रिया की आंखें चमक उठीं। वाह, सुनने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। चलो ना। और वो राजवीर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। हंसिका ने हंसते हुए कहा, अरे उधर नहीं, इधर है रास्ता। मणि अध्याय 145। सूर्य परिवार का मुखिया। जयपुर के बाहरी इलाके में रत्न नगरी के जैड स्टोन मार्केट में पीछे की तरफ बने पुराने कारखानों जैसे कुछ भवन, अंदर हल्की सी रोशनी और सनकरी गलियां। हर गली के दोनों ओर पत्थरों की दुकानें थीं। हर दुकान के ऊपर एक सा टिन का शेड लगा हुआ था, जिससे अंदर का माहौल और भी धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। ऐसे माहौल में खरीदार अक्सर टॉर्च या अल्ट्रावायलेट लाइट लेकर चलते, ताकि पत्थरों में छिपे कीमती रत्नों की झलक पा सकें। यही किस्मत आजमाने का असली खेल था। किसी किसी दुकान के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। कोई पत्थर तौल रहा था, कोई रोशनी में झांक रहा था। और जैसे ही किसी पत्थर की बोली तय होती, पास के ही कारीगर उसे काटना शुरू कर देते। आम दिनों में यहाँ आरी की घर्रा घर्रा आवाज़ और लोगों की चहल पहल रहती थी। पर आज कुछ अलग था, क्योंकि आज महीने में एक बार होने वाला बड़ा आयोजन था, रत्न चयन महोत्सव। इस दिन हर दुकान वाला अपने सबसे बेहतरीन पत्थर लाता और बड़ी नीलामी लगती। पूरा मार्केट एक मेला बन जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। केंद्रीय मैदान में गोलाकार 2 घेरे में लंबी लंबी टेबलें सजी थीं। बीच में रास्ता छोड़ दिया गया था और हर टेबल पर दुकानदारों के चुने हुए जैड स्टोन रखे थे। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कम से कम एक पत्थर खरीदना अनिवार्य था। सबसे सस्ता 10,000 रुपये से शुरू और सबसे महंगा लाखों तक पहुँच जाता। चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे, किसी की आंखों में लालच तो किसी के चेहरे पर उत्साह। कभी कभी कोई खरीदार आगे बढ़कर पत्थर चुनता, वहीं पर कटवाता। अगर अंदर जैड निकल आया तो किस्मत चमक जाती, नहीं तो सब कुछ डूब जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सामने की पंक्ति में लकड़ी की महोगनी कुर्सियां रखी थीं, जहां आयोजकों ने गवाह बैठाए थे। बीच की सीट पर बैठे थे सूर्य परिवार के मुखिया पंडित सूर्यनारायण।
जिन्होंने पहले लाल अगेट की पहचान में अपनी कला दिखाकर सबको चकित किया था। उनके साथ बैठे थे शेखर योशिन बेहद सम्मान के साथ। पंडित जी, शेखर मुस्कुराकर बोले, क्यों न आज आप भी जरा हाथ आजमाएं। जीतेंगे तो 70% आपका, हारेंगे तो सारा नुकसान मेरा। पास बैठे एक व्यापारी हंस पड़ा। अरे शेखर भाई, पंडित सूर्यनारायण अगर पत्थर चुन लें तो 30% भी सोने के बराबर है। सही कहा, दूसरा बोला, मैं तो इनके साथ 20-80 में भी तैयार हूँ। सब हंस पड़े। रत्न जुए से होने वाला मुनाफा 10 गुना तक पहुंच सकता था। हर दुकानदार बस किसी कीमती पत्थर के खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि तुरंत उसे खरीद सके। पंडित सूर्यनारायण ने दाढ़ी सहलाते हुए हंसकर कहा, अरे भाई, मैं तो बस गवाह हूँ। ये बातें मेरे रहते शोभा नहीं देती। जी जी बिल्कुल, सबने सिर झुका दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, वो बुजुर्ग कौन है जिनको सब इतना मान दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पास खड़े युवक ने आंखें तरेर कर कहा, अरे तू जयपुर रत्न मंडल में नया है क्या? वो हैं देवदृष्टि सूर्यनारायण। एक पत्थर को देखकर ही बता देते हैं कि अंदर क्या है। क्या वही जिन्हें नेशनल रेडियो पर बुलाया गया था? उद्धरण चिन्ह। भीड़ में हलचल मच गई। सूर्यनारायण जी गर्व से मुस्कुराए। उनका अनुभव, उनकी नज़र किसी दैवी वरदान से कम नहीं थी। कहा जाता था कि वो पत्थर को बस देखकर, छूकर और तौलकर उसकी असली पहचान बता देते थे, और वो भी कभी गलती नहीं करते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ी दूरी पर उनका पोता आर्यन सूर्यवंशी कुछ युवाओं के बीच खड़ा था, आंखों में जोश, चेहरों पर आत्मविश्वास। पंडित सूर्यनारायण ने गर्व से कहा, आर्यन में मुझसे भी ज्यादा हुनर है। भविष्य में सूर्य परिवार को एक और उस्ताद मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। शेखर ने मुस्कराकर कहा, आर्यन बाबू तो अब मंच पर आने वाले हैं, पर आपने उन्हें सिर्फ 5 पत्थर चुनने की इजाजत दी। इतने कम क्यों? बस इसलिए, पंडित जी ने धीमे से कहा, ताकि लोग ये न कहें कि हमने अंदर की मिलीभगत रखी है। शेखर हंस पड़ा, भले ही 5 हों, पर आर्यन जी की नज़र सटीक है। 50% तो वैसे ही जीत पक्की है। अब तो लोग इन्हें सर आर्यन बुलाने लगे हैं। शेखर ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो ज्यादा हो गया, पंडित जी बोले, पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी दौरान जेड मार्केट के प्रवेश द्वार पर राजवीर, हंसिका और उनकी 2 दोस्त रिया और मीनाक्षी पहुंची। ये है वो मशहूर पत्थर मंडी। रिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, काफी अंधेरा है यहाँ। हंसिका ने कहा, हाँ, और उम्मीद से ज्यादा शांत भी। पास के स्टॉल वाली महिला बोली, आज तो रत्न महोत्सव चल रहा है, इसलिए सब अंदर हैं। आप लोग भी जाए, बड़ा तमाशा है। राजवीर ने सिर हिलाया। चलो देखते हैं। रिया की आंखें चमक उठीं। वाह, 10,000 रुपये से शुरू। मज़ेदार लगता है। हंसिका ने भौहें सिकोड़ लीं। इतना बड़ा दांव खेलने का मन नहीं था मेरा, लेकिन रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। चलो ना, जिंदगी में एक बार किस्मत तो आजमानी चाहिए। चारों अंदर चली गईं। पीछे से 2 आदमी तेजी से उनके पीछे पीछे अंदर घुसे। एक के चेहरे पर लंबा निशान था और दूसरे की शक्ल चालाक मगर ताकतवर थी। बाहर बैठी वही स्टॉल वाली महिला भौहें चढ़ाकर बुदबुदाए, वो शक्की, फिर पीछे लग गया। बेचारे नए लोग अब फंसेंगे। खैर, उनका पैसा जाएगा, मेरा क्या। वो कुर्सी पर आराम से टिक गई और भीतर शुरू हुआ किस्मत और लालच का खेल। मणि अध्याय 146। मैं ही हूँ असली जानकार। जयपुर की रत्न नगरी के बीचों बीच आज बड़ा हंगामा था। भीड़, रोशनी और जोश से पूरा इलाका गूंज रहा था। राजवीर, हंसिका, रिया और मीनाक्षी भी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। किसी तरह वो सबसे आगे जा पहुंचे। बस 2 मीटर की दूरी पर रखी थी वह बड़ी सी टेबल, जिस पर अलग अलग आकार और रंग के पत्थर सजे थे। हर पत्थर पर सफ़ेद चौक से 2 लाइनें लिखी थीं, ऊपर एक कोड नंबर और नीचे कीमत। राजवीर के मन में बात साफ हो गई। अरे, तो यही है वो पत्थर सभा। सामने एक लाल लाइन खींची थी, जिसके भीतर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, ग्रेटर दैन, सिर्फ खिलाड़ी अंदर जाएं। जो प्रवेश करेगा उसे पत्थर लेना ही होगा। हंसिका ने एक पत्थर की कीमत देखी। ये छोटा सा पत्थर 50,000 रुपये का। उसने हैरानी से कहा। रिया बोली, इतना पैसा लगाकर क्या कोई वसूल होता है? उद्धरण चिन्ह। पास खड़े कुछ लोग हंस पड़े।
किसी ने बड़बड़ाया, भाई ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ तो किस्मत बिकती है। एक युवा लड़का, शायद थोड़ा इम्प्रेस करने के चक्कर में, मुस्कुराया। सुंदरी, अगर इससे एमरल्ड ग्रीन निकला तो इसकी कीमत 100 गुना हो जाएगी। सच में? रिया ने आंखें फैला दीं। क्या ऐसे कई पत्थर निकलते हैं? लड़के ने रिया का चेहरा देखा, थोड़ी सादगी भरी झाइयाँ भी थीं। उसकी दिलचस्पी तुरंत ठंडी पड़ गई। वो बोला, ऐसे पत्थर रोज नहीं मिलते, कभी कभी तो महीने भर में एक भी नहीं निकलता। इतने में किसी ने जोर से कहा, ग्रेटर दैन आर्यन सूर्यवंशी आ गया। पूरा मैदान जैसे थम गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो ये है वही सूर्य परिवार का वारिस। आर्यन मंच पर आया, सिर ऊंचा, चाल में आत्मविश्वास। वो हर पत्थर को ध्यान से देखता, कभी हाथ से तौलता, कभी हल्के से थपथपाता। वाह, सूर्य परिवार की मशहूर कला। किसी ने कहा, न कोई औजार, बस नज़र और हाथ की समझ। यही है असली रत्न विद्या। हंसिका और रिया की आंखें चमक उठीं। रिया बोली, वाह, जादू जैसा है ये तो। राजवीर ने मन ही मन सोचा, ये वही तरीका है जो मैंने भी सीखा था, बस थोड़ा अधूरा रूप है। आर्यन धीरे धीरे 5 पत्थर चुन चुका था। हर एक को उसने तसल्ली से देखा, फिर इशारा किया कि उन्हें काटा जाए। पंडित सूर्यनारायण ने मुस्कराकर कहा, शुरू करो, देखे क्या निकलता है। कटिंग मशीन चली, घर्रा घर्रा घर्रा, और फिर भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। वाह, इसमें तो अच्छा रंग है, इसमें भी भारी मुनाफा होगा। 5 में से 3 पत्थर बेहद उम्दा निकले। एक थोड़ा हल्का था पर घाटा नहीं। फिर 5वां पत्थर कटा और अंदर से चमका हरा नीला रत्न, ग्रेटर दैन आई सन ग्रीन। उद्धरण चिन्ह। पूरा हॉल गूंज उठा। शेखर योशिन उछल पड़ा। वो पत्थर उसी का था। उसने उसे 1 लाख रुपए में लिया था। अब उसकी कीमत लाखों में बढ़ गई थी। सब बोले, शेखर भाई की तो किस्मत खुल गई। सूर्य परिवार की नज़र का कमाल देखो। उद्धरण चिन्ह। शेखर के चेहरे पर हंसी थम नहीं रही थी। वाह पंडित जी, आर्यन बाबू तो सचमुच जादूगर निकले। चारों ओर तालियां और सराहना गूंजने लगी। आर्यन ने भीड़ की ओर झुककर सलाम किया। चेहरे पर घमंड की झलक साफ थी। पास ही खड़ी चेतना, आर्यन की दोस्त, गर्व से बोली, अब बताओ, हमारे शहर में इससे बड़ा कोई विशेषज्ञ है क्या? उसकी आंखों में आर्यन के लिए इश्क झलक रहा था। भीड़ ने एक स्वर में नारा लगाया, ग्रेटर दैन सर आर्यन, सर आर्यन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इतने में आर्यन की नज़र भीड़ में खड़ी हंसिका पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता देखकर ठहर गया। उसके पास आई रिया को भी उसने देखा और मन ही मन मुस्कुराया। दोनों ही दिलचस्प हैं। वो उनकी ओर बढ़ा, अरे मिस हंसिका, आप भी यहाँ पत्थर देखने आए हैं? वो मुस्कुराया, अगर चाहें तो मैं आपके लिए एक पत्थर चुन सकता हूँ। भीड़ फिर फुसफुसाई, वाह, आर्यन खुद किसी के लिए पत्थर चुन रहा है। चेतना का चेहरा उतर गया। वो तुरंत बीच में आए, हाथ बांधकर बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? अब हमारे सर आर्यन से भी चिपकना है क्या? हंसिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जरा तमीज से बात करो। आर्यन ने भी झिड़का, चेतना, बकवास मत करो। लेकिन माहौल पहले ही गर्म हो चुका था। हंसिका ने ठंडे स्वर में कहा, क्या बड़ा ज्ञान है पत्थर चुनने में, हमारे पास भी विशेषज्ञ है। उसने राजवीर की ओर देखा, चलो अब इन्हें दिखाओ असली हुनर। भीड़ फिर चुप हो गई। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ राजवीर को ऊपर नीचे देखा। तुम विशेषज्ञ? राजवीर ने गहरी सांस ली और मुस्करा कर बोला, ग्रेटर दैन, हाँ, मैं ही हूँ असली जानकार। मणि अध्याय 147, रोहन का चैलेंज। हीरे जवाहरात की नीलामी में अचानक हलचल मच गई थी। रोहन बाई शॉशैंक ने आर्यन सूरीत्सनयिरन के सामने खुद को एक्सपर्ट कहा और यह बात आग की तरह फैल गई। भीड़ में खड़े लोगों ने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा, क्या तुमने सुना? कोई आर्यन सूरी को ओपन चैलेंज दे रहा है। सुनते ही वहां मौजूद बड़े बड़े कारोबारी हैरान रह गए। वो आदमी क्या सच में आर्यन से मुकाबला करेगा? ये तो मौत को न्योता देना हुआ। सब हंसने लगे, लेकिन कुछ लोगों को लगा अगर उसने हिम्मत की है तो कुछ तो बात होगी उसमें। आर्यन का दादा मोहन सूरी हल्की मुस्कान के साथ बोला, दिलचस्प है, कोई मेरे पोते को चुनौती देने आया है। उसे यकीन था कि उसका पोता अपनी उम्र के किसी भी इंसान से ज़्यादा हुनरमंद है। ये लड़का बस शोहरत पाने आया है, इतना ही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ हिना हाशुइंग पछता रही थी।
कहीं मैंने मजाक ज्यादा तो नहीं कर दिया। उसने मन में सोचा। लोगों की हंसी और तानों से माहौल भारी हो गया था। एक आदमी के लिए सार्वजनिक बेइज्जती सबसे बड़ी चोट होती है। पर रिया जैंगमिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोहन को जान चुकी थी, एंटीक्स की बातें करते हुए उसकी समझ पर वो पहले ही फिदा हो चुकी थी। अब वो पूरे भरोसे से उसकी ओर देख रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहन पूरी भीड़ की फुसफुसाहट के बीच शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। वो मुस्कुराया और बोला, हम यहाँ पत्थरों पर दांव लगाने आए हैं, है ना? तो मैं हिना के लिए एक पत्थर चुनता हूँ। हिना हल्का सा मुस्कुराई, पर अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने चुपके से अपने पास से कार्ड निकाला, दुआ की कि पत्थर बहुत महंगा ना निकले। रिया ने जोश में कहा, भाई रोहन, आप जरूर जीतेंगे। वहीं मिनल सिस्टर मिंट सिर हिलाकर बोली, अरे पत्थरों की बातें करना आसान है, पर असली दांव लगाना अलग बात है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन सूरी मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो हमारे नए एक्सपर्ट साहब के लिए टूल्स लाओ। कर्मचारी तुरंत एक छोटा टूल बॉक्स ले आए, लाइट, मैग्नीफायर, ब्रश वगैरह। लेकिन रोहन ने हाथ उठाकर कहा, जरूरत नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर हंसी का तूफान उठा। क्या ये भी बिना टूल्स के पत्थर पहचान लेगा? आर्यन सूरी का नया हमसफर। हिना ने माथा पकड़ा, फिर से दिखावा कर रहा है। क्यों? पर रिया ने धीरे से कहा, मुझे भरोसा है उस पर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है अपनी आंखों पर तो चुनो। और अगर अच्छा पत्थर निकला तो मैं उसकी कीमत का 10 गुना दूंगा। भीड़ में वाह की आवाज गूंज उठी। सबको लगा अब तो खेल दिलचस्प हो गया। रोहन चुप रहा, बस हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ आंखों से पत्थर पहचानना, इन्हें तो असली जादू दिखाना पड़ेगा, उसने मन में सोचा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सबकी नज़रें अब उसी पर थीं। कुछ लोग उम्मीद में और ज्यादातर तमाशे की चाह में। रोहन ने मेज पर रखे पत्थरों को एक एक कर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, जैसे वो हर पत्थर के भीतर झांक सकता हो। वो बोला, लाल कमल, स्कैन शुरू करो। उसकी स्मार्ट ग्लास आई सिस्टम से जुड़ी थी, रेड लोटस की जगह अब उसका अपना सिस्टम था। आई की आवाज़ गूंजी। रंग और सतह विश्लेषण चालू। कट सतह जांच शुरू। क्रिस्टल पैटर्न डिटेक्ट किया जा रहा है। भीड़ कुछ समझ नहीं पाई, पर माहौल रोमांच से भर गया। रोहन ने धीरे से कहा, आर्यन सूरी, अब देखना, मैं सिर्फ एक नज़र में दिखा दूंगा कि असली एक्सपर्ट कौन है। मणि अध्याय 148। सब संग चुप हो गए। अरे ये तो वही पत्थरों का हिस्सा है जहां आर्यन सूरी ने पहले से चुन लिया था ना? भीड़ में किसी ने अचानक कहा, और सबकी नज़र उसी ओर मुड़ गई। लोग दंग रह गए। रोहन बाई शॉशेंग तो उन्हीं पत्थरों में से चुन रहा था जिन्हें आर्यन पहले ही छोड़ चुका था। वाह भाई, जो आर्यन सूरी ने रिजेक्ट कर दिया वही सेलेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बेवकूफ़ी है, जहां आर्यन ने पहले देख लिया वहां अब कुछ बचा ही क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। और सुना है अगर अच्छा पत्थर निकला तो आर्यन 10 गुना कीमत देगा। अगर मैं होता तो सीधा दूसरी तरफ से पत्थर चुनता। यही तो कहते हैं नादानी। भीड़ में ठहाके गूंज उठे। चारों ओर पागल और बेवकूफ़ जैसे शब्द घूम रहे थे। हिना हाशुइंग के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रिया जैंगमिन हल्की सी घबराई हुई थी। और मिनल सिस्टर मिंट ने सिर हिलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। सब लोग शांत रहिए, पत्थर चुनने में दखल मत दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मोहन सूरी सन टियनली ने गुस्से में आवाज लगाए। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो गया। रोहन आगे बढ़ा और कुछ ही मिनटों में उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, जो तरबूज जितना बड़ा था। इतनी जल्दी चुन लिया? बस देखा, छुआ, थपथपाया, ये तो ऐसे चुन रहा है जैसे तरबूज खरीद रहा हो। किसी ने मजाक उड़ाया और भीड़ हंसी से गूंज उठी। चिन्मयी चेंजू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है इसको पत्थर पहचानना आता ही नहीं, अंदाजे पर खेल रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक स्टाफ मेंबर आया। सर, पेमेंट पहले करनी होगी, तभी कटिंग शुरू हो सकती है। मैं दे देती हूँ, हिना ने झट से कहा और अपना कार्ड निकाला। कितना है? 2 लाख रुपये। क्या? हिना का चेहरा जम गया। भीड़ हैरानी से भर उठी। रोहन ने 2 लाख रुपये का पत्थर चुना था। हिना के पास उतने पैसे नहीं थे। वो घबरा गई, अगर ये पत्थर बेकार निकला तो। पर रोहन ने बिना कुछ कहे अपना कार्ड निकाला, आराम से पेमेंट की।
जैसे रोज सब्जी खरीद रहा हो। भीड़ दंग रह गई। हिना उसे देखने लगी। ये आदमी असल में है कौन? आर्यन सूरी भी थोड़ी देर को सन रह गया। इतनी आसानी से 2 लाख? उसने मन ही मन कहा। चलो देखते हैं अब इसके अंदर क्या निकलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कटिंग शुरू करो। मशीन की घर घर आवाज गूंज उठी। पहली कट लगते ही कारीगर ने सिर हिलाया। खत्म। 2 लाख गए पानी में। भीड़ से आवाजें उठीं। सीधा घाटा हो गया। बोला था ना, दिखावा कर रहा था। लोग हंसने लगे। हिना ने होंठ काटे। रिया चुपचाप देखने लगी। पर रोहन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था। वो बस मुस्कुराया। थोड़ा धैर्य रखो। कारीगर ने दूसरी कट लगाई। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो लगभग उछल पड़ा। आइस टाइप इंपीरियल ग्रीन। उद्धरण चिन्ह। पूरा हॉल सन रह गया। हंसी रुक गई। चाय पीते हुए मोहन सूरी और श्याम अग्रवाल जी युक्सन तक हिल गए। श्याम ने तो चाय ही उगल दी। आर्यन सूरी का चेहरा एकदम जम गया। वो अविश्वास से पत्थर की ओर देखने लगा। रंग बहुत गहरा और शुद्ध है। टॉप क्वालिटी मटेरियल। कीमत करीब 9 लाख रुपये की। ऐलान हुआ और पूरा हॉल खामोश हो गया। 9 लाख का पत्थर सिर्फ 2 लाख में। सबके चेहरे पर दहशत और हैरानी थी। हिना और रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने सच में कर दिखाया। रोहन ने पत्थर उठाया। आर्यन के पास से गुजरते हुए रुका। हल्की मुस्कान दी और बोला, 10 गुना कीमत पर चाहिए। अब भी खरीदोगे? पूरा हॉल एक पल को बिल्कुल सन पड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई हंसने की। मणि अध्याय 149 मुसीबत। रोहन बाई शॉशैंक ने मुस्कुराते हुए आर्यन सूरी से पूछा, 10 गुना कीमत पर लोगे ये पत्थर? पूरा हॉल सन पड़ गया। सैकड़ों नजरों के बीच आर्यन का चेहरा लाल पड़ गया। 9 लाख रुपये। एक झटके में उसके दिमाग में आंकड़े घूमने लगे। वो पत्थर जिसकी कीमत 9 लाख है, अगर वो वाकई 10 गुना दे तो मतलब पूरे 90 लाख रुपये। लेकिन अगर उसने मना किया तो सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसका माथा पसीने से भीग गया। खरीदूं तो बेवकूफ़ी, ना खरीदूं तो बेइज्जती। वो गुस्से और शर्म के बीच फंस गया। फिर दांत भींचते हुए बोला, हाँ, मैं खरीदता हूँ ये पत्थर। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पर तभी रोहन मुस्कुराया। माफ करना, मैं बेच नहीं रहा। आर्यन जड़ हो गया। एक पल को राहत महसूस हुई। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये साफ साफ मजाक था। पूरी भीड़ के सामने उसकी हंसी उड़ाई जा रही थी। रोहन ने फिर बिना कुछ बोले वो पत्थर हिना हाँ शुइंग की ओर बढ़ाया। मैंने कहा था आज तुम्हारे लिए पत्थर चुनूंगा, तो ये रहा, अब ये तुम्हारा है। हिना ने घबराते हुए दोनों हाथों से पत्थर थामा। इतना कीमती पत्थर तुम सच में मुझे दे रहे हो? भीड़ में खड़ी लड़कियों की आंखों में ईर्ष्या और जलन दोनों चमक उठी। जब मैं कुछ कह देता हूं तो निभाता हूं। रोहन बोला, हाँ, बस 2 लाख जो मैंने लगाए थे वो बाद में लौटा देना। भीड़ में सबने आंखें घुमा लीं। भाई, 9 लाख का पत्थर दे दिया और 2 लाख की टेंशन। हिना ने हल्की मुस्कान के साथ पत्थर सीने से लगा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैडम, पीछे से आवाज आई। वो श्याम अग्रवाल जी ह्यूक्सन थे जो पत्थर को घूरते हुए बोले, क्या आप ये पत्थर बेचेंगी? मैं 1 लाख का ऑफर देता हूँ। भीड़ में हलचल मच गई। पहले बोली थी 9 लाख की और अब कोई 10 लाख तक देने को तैयार था। हिना ने सिर हिलाया, नहीं, नहीं बेच रही। श्याम की आंखें फैल गईं। अरे मैडम, मैं तो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तभी एक और आवाज़ आई, मैं दे रहा हूँ 10,50,000। बोलने वाला था मोहन लाल बॉस जो। श्याम भड़क उठा, अरे ये तो मेरा डील था। तो क्या हुआ? अब तक उसने हाँ नहीं की थी। मोहन हंसते हुए बोला, फेयर कंपटीशन है। फिर बोली पर बोली लगने लगी। 10,70,000, 11 लाख, 11,10,000। उद्धरण चिन्ह। मिनटों में बोली 12 लाख रुपये तक पहुंच गई। भीड़ दंग थी। वाह, 2 लाख का पत्थर अब 12 लाख में बिकने वाला है। श्याम बेचैन होकर बोला, मैडम अब तो बोलिए। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेचूंगी, मुझे इसे ज़ैड का कंगन बनवाना है अपने लिए। क्या? श्याम और मोहन दोनों स्तब्ध रह गए। इतना बड़ा टुकड़ा सिर्फ कंगन के लिए? ये तो बर्बादी है। देखिए, ऐसा करते हैं, मोहन बोला, हम दोनों मिलकर ये पत्थर खरीद लेते हैं और जो गहने आप चाहें हम आपको कॉस्ट प्राइस पर बनवा देंगे। हिना थोड़ा डगमगाई और धीरे से रोहन की तरफ देखी। क्या करूं? उसने फुसफुसा कर पूछा।
रोहन ने हंसते हुए कहा, अब ये पत्थर तुम्हारा है, बेचना है या रखना फैसला भी तुम्हारा। हिना ने सिर हिलाया और दोनों व्यापारियों की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में वो डील पेपर वर्क करने लगी। रिया और मिनल एक दूसरे को देखने लगीं। ये लड़का पैसों को मिट्टी समझता है क्या? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ मोहन सूरी सांटियनली की आंखें सिकुड़ गईं। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या वाकई इस लड़के में पत्थर पहचानने की कला है या बस किस्मत? उसने नज़र से इशारा किया, जाओ परखो इसे। आर्यन सूरी ने दांत भींचे और रोहन के पास पहुंचा। मिस्टर रोहन, एक और राउंड करते हैं, उसने कहा। आवाज़ भारी थी। देखते हैं कौन सबसे कीमती पत्थर चुनता है। फिर उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अगर मैं हार गया तो मैं इस इंडस्ट्री से नाम वापस ले लूँगा और मेरे सारे चुने हुए पत्थर तुम्हारे होंगे। अगर तुम हारे तो यही शर्त तुम्हारे लिए भी। पूरा हॉल सन रह गया। अब ये सिर्फ ज़्यादा जुआ नहीं बल्कि इज्जत की जंग बन गई थी। मोहन सूरी ने भी एक पल को हैरानी से अपने पोते को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रोहन ने बस उसकी तरफ देखा, चेहरा शांत, आंखें ठंडी। फिर धीरे से दो शब्द बोले, मना है। चैप्टर 150। तो ठीक है, मैं भी शर्त लगाता हूँ। मुंबई के रॉयल जेम मार्केट में इस दिन माहौल गर्म था। विक्रम मल्होत्रा एक शांत, समझदार और तजुर्बाकार ज्वेलर अपने दोस्तों के साथ था जब उसके सामने आया राघव सिन्हा, एक अमीर घराने का बिगड़ा नवाब। तुम समझते हो मैं हर बात में तुम्हारे कहने पर शर्त लगा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं पत्थर पे दाव पैसा कमाने के लिए नहीं लगाता, बस मज़ा के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। विक्रम को ऐसे लोगों से हमेशा चिढ़ होती थी जिन्हें पैसा और अपना स्टेटस सबसे ऊपर लगता था। राघव जैसे लोग जिंदगी की मुश्किलें कभी झेल ही नहीं थे। जंगल में सबसे लंबा पड़ पहले टूटा है, उसने दिल में सोचा और चल दिया। विक्रम ने अनन्या, जो उसकी बिजनेस पार्टनर थी, और मीरा, उसकी दोस्त, को सिग्नल दिया चलने का। ट्रांजैक्शन हो चुका था, पैसा अकाउंट में आ गया था और ऐप सब निकल हाई वाले। तभी राघव गर्म हो गया। उन्हें रोको, राघव गार्जा। उसके दो चामचे कारण और समीर तुरंत कुछ लोगों को बुला लाए जो मार्केट के रेगुलर थे। उन्होंने विक्रम और उसके साथियों का रास्ता रोक लिया। कह दिया, ना राघव, सब बोल रहे हैं एक राउंड होना हाई चाहिए, वरना यहाँ से निकल मत देना। कारण ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम बस हंसा, तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? उसने देखा भीड़ में कुछ पुराने चेहरे भी जिनके साथ उसका पहले पंगा हो चुका था। पर विक्रम डरा नहीं। अगर बात हाथ तक आए तू संभाल लेगा। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या करें अब? उद्धरण चिन्ह। अनन्या गस्मी बोली, ये लोग समझते क्या हैं? मार्केट में कानून नहीं है क्या? उसने आसपास देखा। उनके साथ डील करने वाले मिस्टर शर्मा और मिस्टर मेहता चुपचाप दूर खड़े जैसे कुछ देखा ही नहीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब पता हो और वो बस तमाशा देख रहे हो। विक्रम ने उन्हें देखा, फिर राघव की तरफ मट गया। अच्छा, अगर इतना हाई शौक है तुझे तो ठीक है, मैं भी शर्त लगाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राघव के चेहरे पे एक घमंडी मुस्कान आई। जीत गया तो ये जेड स्टोन मेरा, और टूअर्स मार्केट में दोबारा कदम नहीं रखेगा। विक्रम ने ठंडी नज़र से कहा। डन। राघव चिल्ले। टैमिश बीन लॉग जामा हो गए। कोई चिल्लाया, अरे वाह, राघव सर और विक्रम का स्टोन गैम्बल होने वाला है। सबके चेहरे पे उत्साह था। ए फ्लैट दोनों बाजार के बीच आए, टेबल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। राघव एक के बाद एक स्टोन को घूर घूर कर देख रहा था। हर एक पत्थर लाखों का था। आखिर उसकी नज़र एक पत्थर पे टिक गई, 3 लाख के दाम वाला। बस यही है, उसने सोचा, और पत्थर उठाया। विक्रम ने देखा और मुस्कुरा दिया। हो गया तुम्हारा पत्थर? राघव ने पूछा। विक्रम ने बिना कुछ कहे एक बड़ा सा स्टोन उठाया। दाम सिर्फ 10,000। सब हंसी उड़ाए लगे। क्या इससे कुछ मिलेगा भी? 10,000 का पत्थर क्या हराएगा 3 लाख वाले को? पर विक्रम शांत था। ए फ्लैट देखते हैं, असली कीमत किसकी ज़्यादा निकालती है, उसने कहा।